गुड इवनिंग एवरीवन। और इस इवनिंग पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस वेबिनार सेशन में, जो हम वेंकटेश हॉस्पिटल के साथ वेबिनार कर रहे हैं ऑन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। तो हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा रोजिया का आने का। तो इससे पहले हम आइका हमारे संस्था के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं मैं, और हमारा जो इनिशिएटिव है सेल्फ राहत, उसके बारे में भी, ताकि आपको जानकारी दे पाए। So let me start with AICA. All India Artisans and Craft Workers Welfare Association is a dynamic membership-driven organization. We are working since 2004 to promote market-led growth for craft sector and increased income and improving living standard of the crafts producers. Over the years, we have worked with more than 150,000 artisans across the country, and AICA has provided end-to-end solution to strengthen the craft value chain, increase income and livelihood of small and growing artisan cluster through livelihood projects. We have also developed craft certification system through Craftmark. ये तो हो गया हमारा आइका के इंट्रोडक्शन, और हमारे इनिशिएटिव के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं आप सभी दर्शकों को। जो हमारा इनिशिएटिव है सेल्फ राहत, और हम सभी जानते हैं कोविड के वजह से हम कितने ग्रसित हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से हम कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, इनकम हैम्पर हुआ है, लाइवलीहुड हैम्पर हुआ है, हेल्थ सभी का मतलब हेल्थ सिचुएशन बहुत खराब था कोविड की वजह से। और इसी के लिए हमारे आर्टिशंस है, कारीगर है, क्राफ्ट्समैन है, वो रिकवर कर ही रहे थे फर्स्ट वेव के चलते, बट सेकेंड वेव आ गया, जिसके वजह से उनकी कैश फ्लो जो है वो हैम्पर हो गए, ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे, रॉ मटेरियल का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, और ओवरऑल जो इनका सिचुएशन और फ्यूचर है क्राफ्ट के लिए वो सिचुएशन सही नहीं है। पिछले साल कोविड जब स्ट्रक हुआ, फर्स्ट पैंडेमिक हमारा स्ट्रक हुआ, तब आइका ने रिस्पॉन्ड किया, आर्टिशंस को सपोर्ट किया, और हमने कोशिश किया कि आर्टिशंस का डिमांड एंड नीड क्या है वो जानने के लिए, और वो जानते हुए हमने जो इमीडिएट जो नीड था, जो उनकी लाइवलीहुड, हमने थ्रू रॉ मटेरियल एंड वेजेस हमने उनको प्रोवाइड किया, ताकि वो अपना लाइवलीहुड फिर से स्टार्ट कर पाए। दूसरा है, हम उनकी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए, उनके जो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे मार्केट, उसके लिए हमने सपोर्ट किया। हमने रिलीफ किट्स भी बांटे, जैसे फॉर एग्जांपल फूड सप्लाईज और एसेंशियल सप्लाईज जो है वो हमने अपने आर्टिशंस क्लस्टर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इस साल जब सेकेंड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो हमने देखा, हमने एनालाइज किया हमारे आर्टिशन कारीगर का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हमने इस साल गूंज के साथ पार्टनरशिप करते हुए हमारे जो पिछले साल का इनिशिएटिव था राइज विद आइका, उसको रीलॉन्च करते हुए सेल्फ संवाद के नाम से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें जो भी कारीगर है वो उनके जो लाइवलीहुड है उसको हम रिकवर कर पाए। दूसरा है, हम उनको फूड या राशन सपोर्ट कर पाए, और तीसरा है मेडिकल एड या सपोर्ट हम उनको प्रोवाइड कर पाए। और ये इनिशिएटिव में हम चाहते हैं आप सभी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हमें हमारे इस इनिशिएटिव को, सेल्फ राहत को सपोर्ट करें, ताकि हमारे कारीगर जो है उनके लाइवलीहुड फिर से वो रिटेन कर पाए, फिर से वो अपना लाइवलीहुड ठीक हो पाए उनका। और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट में लॉगिन कीजिए और डोनेट बटन क्लिक कीजिए। धन्यवाद। हम वेट कर रहे हैं प्रतिभा जी का, वो ज्वाइन करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतिभा जी, और वो जो है डिटेल में हमसे बात करेंगी कि कोविड की पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या है। और हाँ, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतिभा गोगोई फ्रॉम वेंकटेश हॉस्पिटल। प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस on this webinar on post COVID complications. And so I would thank you for inviting me.
Yeah. May I start? I'm sorry. Busy Yeah. days we have these days. Yeah. So less busy than what we were, but it was around 10 days back or 15 days back. It was maddening. We have gone through bad times, and now it's the right time that we talk about post-COVID complications. The second wave has been very devastating, and most of the members in the family, most of the families have one or the other member who has suffered. Several families have lost their near and dear ones, and people are lucky who have come out from this devastating illness. But there are problems. We are seeing my OPD is full of patients who are either recovering from COVID and have several problems related to COVID. There are anxieties, there are fever, there are body pains, there are other non-specific problems like, D-dimer is high or CT score is not improving. So there are several issues which I thought is a good platform to talk to the general people and, handle their myths, their wrong interpretations of these things so that we can take away the fear. I, as a doctor, as a consultant in respiratory medicine, I'm the head of Department of Respiratory Medicine in Venkateshwar Hospital. As a doctor, it is my firm belief that if we pass on the correct information about the disease, half of the fear is gone. So the problem with today's WhatsApp, Facebook, and other media is that they do provide the information, but without reference. They just give you the information, but they do not give you the relevance, the reference of that information. All of you know a lot about COVID, a lot about the test. To the extent it is very irritating as a doctor that people are sharing prescriptions. The neighbors are giving their prescriptions to you. Okay, my doctor gave me 3, your doctor gave you 2. And as a doctor, I used to smile when people say that people are dating 2 or 3 doctors at the same time, because so much was the fear of the disease that they'll take prescription from one doctor, then confirm or reconfirm it from the second doctor. So which is utterly very distressing for the patient, because the fear of the disease is so much that people are consulting 1, 2, 3, 4 doctors and then getting confused and distressed and anxious and leading nowhere. They are not leading anywhere. And every day my job in my OPD is not to give medicines, but to stop medicines. Not to prescribe CTs, but to tell them that CT score is going to be the same for many weeks to come. So please don't repeat the CT. Just concentrate on your oxygen levels. If you suddenly have fall in oxygen, then only come back to me. Otherwise, like a patient recover from typhoid, a patient who is recovering from tuberculosis takes some time to gain back his energy, his weight, his normal activity. Same is true of COVID pneumonia. So you are going to take 4 weeks to get back to your normal self. In that period, if you have non-specific symptoms of lethargy, weakness, that's pretty understandable. So only good diet, healthy lifestyle, eating right, easily digestible diet, that is the answer to that kind of weakness or that kind of problems. So I think these are the issues which most of the patients who have recovered from COVID are feeling. There are more serious issues with certain patients who have been admitted in ICUs or more critically ill, like there is a fear of black fungus. And I'm sorry, I totally अच्छा सॉरी मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, हिंदी में आई एम काफी आसानी से बोल सकती हूँ. इसके अलावा वो मरीज हैं जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हुए, आईसीयू में रहे, ऑक्सीजन पे उन्हें रहना पड़ा, 20 से 25 दिन अस्पताल में गुजारने पड़े. और ऐसे मरीजों को कुछ तेज दवाइयां दी गई जिसमें कि स्टीरॉइड्स भी थे, एंटीबायोटिक्स भी थी, फंगल मेडिसिन भी थी. इन लोगों को ज्यादा खतरा है जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ऑल टाइप ऑफ फंगस. हालांकि फिर भी इन द बिगिनिंग, शुरू में मैं ये पॉइंट बताना चाहूंगी, आई होप आप सबको पता होगा कि इंडिया में कितने लोगों को कोविड हुआ है. मोर देन 2 करोड़. एंड उसमें से कितने ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं? 2000.
सो द नंबर इज सो लो, और उसके बाद हर मरीज आके पूछता है डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस का खतरा तो नहीं है. So the ratio or the proportion of people suffering from black fungus is really low. So please don't get scared by it. उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उससे घबराएं ना, सही जानकारी लें, सही समय पे डॉक्टर से मिलें, और इसका भी इलाज है. जब हम कोविड से बच सकते हैं तो हम इससे भी बच सकते हैं, तो घबराएं ना, है ना. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हालांकि मैं प्रेजेंटेशन पे ज्यादा तवज्जो, ज्यादा जोर नहीं देना चाहती, और वो भी अंग्रेजी में है, तो शायद वो किसी काम का नहीं है हमारे दर्शकों के लिए. बेहतर है कि मैं 1 to 1 हिंदी में या उनकी लैंग्वेज जो भी आसान भाषा है उसी में मैं बात करूं, और छोटी बात करके 10 से 15 मिनट आपके सवालों पे ध्यान दूं, ताकि आपके मन की जो शंकाएं हैं, जो डर हैं, वो मैं दूर कर पाऊं. आई थिंक ये सही है सोमन, मिस्टर चैटर्जी, ये सही रहेगा, है ना. हाँ क्योंकि हाँ मेरा प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में है, तो उसका तो कोई बहुत फायदा होगा नहीं. हाँ, ये हो सकता है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, उसके बाद हम ज्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन आंसर जो भी यस, क्वेश्चंस वगैरह है, प्रेजेंटेशन को हम केवल अपना बैकग्राउंड बना अपना के करते बैकग्राउंड, हैं हाँ कि मुझे किस चीजों के बारे में बात करनी बात है, करनी है, और हम सारी बात हिंदी में 1 to 1 करते 1 हैं. to 1 करेंगे, ठीक है. हाँ सही है एकदम. ठीक है जी, तो ये हमारी जो सपोर्ट टीम है ये प्रेजेंटेशन ओपन कर रही है. इस दौरान मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि कोविड निमोनिया क्या होता है. तो कोविड निमोनिया अब हम सबको पता है, कोविड एक वायरस है जो चाइना में आया, और दिसंबर 2019 से इसने हमारी जिंदगी को बुरी तरह से नेगेटिव तरीके से असर करना शुरू किया. कोविड का जब ये वायरस गले से फेफड़ों में चला जाता है, तो फेफड़ों को सॉलिड कर देता है. जो हमारे फेफड़े होते हैं नरम होते हैं, स्पंज की तरह नरम होते हैं. जब ये वायरस उन पे अटैक करता है, तो आपने वो स्पंज देखा होगा जिसको आप पानी में भिगो के धूप में रख दें, और जब उसको हाथ लगाएंगे तो वो बहुत हार्ड हो चुका होता है. तो ये कोविड वायरस ऐसा असर हमारे फेफड़ों पे करता है, और उसके असर के चक्र चलते हम लोग, हमारे जो फेफड़े हैं वो अपना काम नहीं कर पाते ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का. तो जब हमारे फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जब ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती तो हमारे फेफड़ों को, हमारे हार्ट को, हमारे अंगों पे असर आने लगता है. और यही वजह है कि हम कोविड की वजह से सीरियसली बीमार हो जाते हैं, और हमें वेंटिलेटर या 100% ऑक्सीजन या एनआरबीएम, बाईपैप, इन सब की जरूरत पड़ती है. तो अब जो नॉर्मल कोविड होता है, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सिवियर हो, हम यूजली, मेरे मरीज कहते हैं कि दोबारा करा लीजिए मैडम टेस्ट. तो दोबारा हम कराते हैं 13वें या 14वें दिन, वो भी तभी कराते हैं जब आपको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए. अदरवाइज हम लोग कहते हैं कि सेकंड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं. एक बार पॉजिटिव है तो 14 से 17 दिन तक आप पॉजिटिव माने जाएंगे, और उसके बाद आप, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल सिचुएशन है, आप नेगेटिव ही माने जाएंगे. तो हम लोग अक्सर दूसरा टेस्ट रिपीट कराना बहुत पसंद नहीं करते हैं, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोई सर्जरी हो, या उसको ऐसी जगह काम करना है जहाँ उसे नेगेटिव सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है. तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि एक बार पॉजिटिव होने के बाद बार बार टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. एक पॉजिटिव आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट की वैल्यू हजारों नेगेटिव टेस्ट से बहुत ज्यादा है. तो पहली बात ये है मेरी. दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूंगी कि हम, एक साइंटिफिक टर्म है लॉन्ग कोविड सिंड्रोम. तो पहले दिन पॉजिटिव आने से 4 हफ्ते तक उसको हम कोविड इलनेस बोलते हैं. 4 हफ्ते के बाद अगर कोई लक्षण आते हैं, जैसे सांस का फूलना, बुखार का आना, खांसी का होना, छाती में दर्द होना, इन सब को हम लॉन्ग कोविड का पार्ट मानते हैं. तो अगर हम बोले कि हमें पोस्ट कोविड हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो हमारी मेजर समस्या जो हो सकती है वो छाती से रिलेटेड है, चेस्ट से रिलेटेड है. सूखी खांसी का होना, छाती में दर्द होना, सांस का फूलना. तो हमारी मेन समस्याएं चेस्ट से रिलेटेड होती हैं. इसलिए बहुत सारे मरीज चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिल रहे हैं कोविड से निकलने के बाद. उसका कारण है कि उन्हें लगता है कि चेस्ट
ओके, सो हम बात कर रहे थे लॉन्ग कोविड सिंड्रोम की। व्हाट इज लॉन्ग कोविड? लॉन्ग कोविड मतलब कोविड पॉजिटिव होने के 4 हफ्ते बाद भी हमें कुछ लक्षण रह जाएं, है ना? और वो लक्षण क्या होते हैं? वो छाती से रिलेटेड होते हैं। नंबर 1 जो मैंने बताया, सांस का फूलना, खांसी होना, छाती में दर्द होना, या चेस्ट में क्लॉट्स के आ जाना, जो बहुत रेयर होता है। फटीग मतलब थकावट, थकावट रहना 4 हफ्ते तक आम बात है, उसके बाद भी रह सकती है। दर्दें, परसिस्टिंग पेन, हमें चेस्ट पेन, हाथों में पेन, जॉइंट्स पेन, बॉडी एक्स, ये रह सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको हम और आप हिंदुस्तान में नजरअंदाज कर देते हैं, वो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। टेंशन, एंजाइटी, ये भय कि मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगा, ये डर कि मैं कहीं मुझे कोई सडनली मेरी जान को खतरा तो नहीं बन जाएगा। ये खतरा, ये भावना बहुत लोगों में लंबे समय तक बनी रहती है। और अक्सर मेरा काम एज ए डॉक्टर इन माय क्लिनिक ये पता करना होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये असली है या चिंता की वजह से। बहुत सारे लोगों को चिंता की वजह से चेस्ट पेन होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, नींद आने लगती है, चक्कर आने लगती है, थकावट आने लगता है। तो एज ए डॉक्टर हमारे लिए मुश्किल होता है ये बताना कि भाई उनसे अच्छे से बात करके, कुछ बेसिक टेस्ट करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये कोई असली प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस और चिंता की वजह से पेशेंट महसूस कर रहा है कि उसको चेस्ट में दर्द है। तो हम एक ईसीजी करा के या इको करा के, अगर बाईं तरफ चेस्ट पेन है तो डिसाइड करते हैं, एक एक्सरे करके या ब्रीदिंग टेस्ट करके। अगर लंबे समय तक सांस की तकलीफ बनी हुई है और सीटी ठीक हो गया, एक्सरे ठीक हो गया, ऑक्सीजन ठीक हो गया, आप कैसे तसल्ली दें कि भाई फेफड़े ठीक हो गए? तो हम कहते हैं कि एक फूंक का टेस्ट करते हैं, पीएफटी, लंग फंक्शन टेस्ट। अगर वो ठीक आएगा तो हम मानेंगे आप पूरे ठीक हैं। अगर उसमें नुक्स आएगा तो हम आपको कुछ दवाई देंगे, इनहेलर्स देंगे। तो हम अपनी तरफ से मिनिमम टेस्ट करके ये डिसाइड करते हैं कि ये बीमारी का कोई असली असर है अंगों पर, कि केवल चिंता मात्र है, स्ट्रेस मात्र है ना, टेंशन है। कई लोग समझते हैं कि टेंशन है, फिर भी अपना डर दूर करने के लिए वो डॉक्टर से मिलना उचित समझते हैं, और एक इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मानसिक तौर पे शांति पाना भी हेल्थ का, अपनी सेहत का हिस्सा है। तो अगर हम मानसिक रूप से टेंशन में रहेंगे, पूरे समय सोचते रहेंगे कि कोई सीरियस चीज तो नहीं है, इससे बेहतर है डॉक्टर से मिल लें। डॉक्टर आपकी चिंताएं दूर कर देगा सही टेस्ट करवा के, है ना? तो हम जो कोविड का प्रेजेंटेशन है, एक्यूट कोविड बोलते हैं 4 हफ्ते तक, 4 से 12 हफ्ते तक बोलते हैं ऑनगोइंग सिम्प्टोमेटिक कोविड, और 12 हफ्ते के बाद बोलते हैं लॉन्ग पोस्ट कोविड सिंड्रोम। लेकिन 4 हफ्ते के बाद अगर आपको कोई भी लक्षण है तो उसको हम मोटे तौर पे बोलते हैं लॉन्ग कोविड, लॉन्ग कोविड, है ना? तो लॉन्ग कोविड मतलब नॉर्मली 4 हफ्ते तक कुछ लक्षण रहते हैं। 80 to 85% लोग 4 हफ्ते पे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 15% लोग अक्सर उनको कुछ ना कुछ समस्या रह जाती है, मामूली या बड़ी। समवेयर बिटवीन 2.5 to 15% ऑफ पीपल 12 हफ्ते के बाद भी उनको कोई ना कोई समस्या रह जाती है। किन लोगों को ऐसा होता है? जिनकी उम्र ज्यादा हो, वजन ज्यादा हो, महिलाएं, अस्थमा वाले मरीज हों, जिनको जब पहली बार कोविड हुआ हो तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब रही हो, उन लोगों को ऐसा होता है ना? अब हमारे जो ये हैं लंग्स जो हैं, अक्सर हमारे जो कोविड है वो मेनली लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हमारा रोल, हमारा काम इस दौरान बहुत बढ़ गया था। और क्या सिम्टम है जो लंग्स से रिलेटेड हैं, जो कोविड में 2 से 4 हफ्ते के बाद भी रह सकते हैं? बुखार रह सकता है, खांसी रह सकती है, थकावट रह सकती है, भूख न लगना रह सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, सांस ना आना, मायल्जिया मतलब दर्दें होना, मसल पेन होना। दूसरे सिम्टम है
स्मेल ना आना, टेस्ट का चले जाना, सर में दर्द रहना, एसिडिटी होना, रेट्रोस्टर्नल पेन, छाती में जलन रहना, दर्दें होना। तो ये कॉमन सिम्टम है जो कोविड के बाद हमारे रह जाते हैं, जिनके लिए अक्सर मरीज डॉक्टर से मिलना पसंद करते हैं। अब देखिए, कोविड के समय में यही सिम्टम बहुत ज्यादा थे। कोविड के बाद पोस्ट कोविड फॉलोअप में सबसे ज्यादा है थकावट का रहना, फटीग इज द कॉमन सिम्टम। उसके बाद है सांस का फूलना, तीसरा है जोड़ों का दर्द, है ना, कमजोरी या जोड़ों का दर्द, चौथा है चेस्ट पेन, पांचवा है सूखी खांसी, छठा है स्मेल का ना आना, पांचवा है मुंह का सूखना, छठा है नाक से जुकाम आना, आंखें लाल होना, है ना, टेस्ट ना आना किसी भी चीज में, खाना ना खा पाना, सर में दर्द रहना, बलगम बनना, भूख का कम लगना, गला खराब होना, चक्कर आना, मसल्स में पेन या लूज मोशन होना। तो ये कॉमन लक्षण है। अगर ऐसा है, अगर ये मामूली है तो भी आप दवा लें, अगर मामूली से ज्यादा है तो भी अपने डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। ये दीज आर पार्ट ऑफ लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। सबसे पहले हम ऐसे मरीजों को क्या करते हैं, उनको समझाते हैं रिहैबिलिटेट की, ये रिकवरी का पार्ट है, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता तो उनको अपने बोलते हैं कि अपने जनरल फिजिशियन या अपने सपोर्ट डॉक्टर से मिलिए। अगर तो भी ठीक नहीं होता तो स्पेशलिस्ट से मिलिए, हम जैसे डॉक्टर से मिलिए, और ताकि हम आपको दवाई दे पाए, सपोर्ट कर पाए, फिजियोथेरेपी करवा पाए। और फिर अगर स्पेसिफिक सिम्टम आ रहे हैं जिसमें फंगल इन्वॉल्वमेंट है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो हम उनको भर्ती करके स्पेशलिस्ट अरेंज ट्रीटमेंट करते हैं उनका। अब क्या होता है कि जो लोग को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। 15 से 20 दिन अकेले नर्सों के साथ, डॉक्टर्स के साथ। इसमें अस्पताल भी, एज ए डॉक्टर भी हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है। अगर हम आपको मिलने देंगे और आपकी फैमिली में कोविड फैलता है, तो एज ए डॉक्टर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, क्योंकि एज ए डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीमारी को फैलने से रोके। तो बड़े सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पीपी पहन के हमें अंदर जाने दें। हम कहते हैं कि पीपी पहन के हम जाने दें, पर आपको अगर कोविड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, और मैं एज ए डॉक्टर, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, ये काम नहीं कर सकती जिससे बीमारी फैले। आपको होगी, आपके घर में होगी, तो हम मिलना जुलना नहीं अलाउ करते। अब अकेले रहना मरीज के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है। कई लोग बोलते हैं ये पूरी जिंदगी में पहली बार अकेले रहे हैं, कुछ 80 साल के लोग हैं, कुछ 90 साल के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं। ये स्पेशल सिचुएशन है, ये हमेशा नहीं रहने वाली। तो एक जब जंग होती है दो देशों के बीच में, तब हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं अपनी लाइफ में। तो इट इज लाइक अ वॉर, लड़ाई की तरह है। ये लड़ाई हमेशा, अगर हम सही से बिहेव करेंगे तो ये लड़ाई हमेशा नहीं चलने वाली। तो एक स्पेशल सिचुएशन मान के मैं सारे व्यूअर्स से कहूंगी कि इसमें डॉक्टर्स के साथ और मेडिकल स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आईसीयू में भी आप अपने मरीज से मिलने जाते रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है, इसमें आपको अलाउ करना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि पेंडेमिक एक्ट में कोई भी ऐसा काम जिससे बीमारी एक से दूसरे आदमी को हो, वो आपको सजा दी जा सकती है उसके लिए। जिसका भी कोई भी बिहेवियर ऐसा हो कि कोई पब्लिक प्लेस पे बीमारी फैला रहा है, हॉस्पिटल इज अ पब्लिक प्लेस, यहाँ की सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी एज ए डॉक्टर, एज ए इंस्टीट्यूशन हमारी जिम्मेदारी है। तो हम आपको पीपीई पहन के भी अपने मरीज से अलाउ कर नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड, ये फैमिली के लिए भी चिंता का विषय है और मरीज के लिए भी। इससे क्या होता है, मरीज डर जाते हैं, उनके आसपास सीरियस पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के आसपास डेथ्स भी होती हैं, कुछ मरीज वेंटिलेटर पे भी होते हैं, तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। और जब वो कोविड से बाहर लड़कर, जीत कर बाहर निकलते हैं, तो वो डर उनके साथ चिंता के फॉर्म में, नींद ना आने के फॉर्म में, भूख चले जाने के फॉर्म में लंबे समय तक रहता है। तो इसको जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बीमारी का, वो बीमारी से भी ज्यादा बड़ा है। इस बात को हमें समझना चाहिए, और ऐसे पेशेंट्स को हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिक हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको हफ्तों से नींद नहीं आई, दिनों से नींद नहीं आई, जो आईसीयूज में रहे हैं या वार्ड में भी ऑक्सीजन पे रहे हैं। हर पल अपने जिंदगी के खतरे के से उन्होंने उस स्ट्रेस से बाहर निकले हैं, तो वो स्ट्रेस घर जाने के बाद भी बना रहता है, और उनको वो थकावट के रूप में, खाना भूख ना लगने के रूप में, नींद ना आने के रूप में निकलता है।
और ऐसे लोग अक्सर एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। और हिंदुस्तान में मानसिक रोगों के प्रति हम लोग सेंसिटिव नहीं है। हम अपनी दर्दों को, हम अपने चोटों को तो हम सहला लेते हैं, पर उसका जो कई बार जो दर्द होते हैं वो मानसिक चिंता का कारण, चिंता की वजह से होते हैं। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि ये बंदा डिप्रेस्ड है, एंशियस है, उस वजह से इसको इल हेल्थ हो रहा है। हम कभी उस मानसिक प्रॉब्लम को तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे घर में सपोज कोई अनहोनी हो जाती है, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आदमी का उदास होना नॉर्मल है। सेम इज विद कोविड। हम कोविड से बाहर निकले हैं, आईसीयू से बाहर रह के निकले हैं, उसके बाद हमारे को उदास होना, चिंतित होना, डिप्रेशन में जाना नॉर्मल है। तो उसको एबनॉर्मल ना माने और मेडिकल हेल्प लें इसके लिए। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। फटीग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थकावट। हमने बात की रेस्पिरेटरी, सांस से रिलेटेड सिम्टम्स की, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, और मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थकावट। कि बड़े सारे लोग आके बोलते हैं कि मैं उतना काम नहीं कर पाता, किसी चीज में मन नहीं लगता, जरा सा चलने में थक जाता हूँ। बिल्कुल सबसे कॉमन बात है, थकना लाजमी है। आपका बॉडी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरा है। हमें एक 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वायरल हो जाता है, हमारा शरीर टूटा टूटा रहता है। ये वो वायरस है जो 3 दिन नहीं, 14, 15, 17, 20 दिन हमारे बॉडी में रहता है। तो उसमें फटीग होना, थकावट होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो इससे घबराएं ना, अपनी डाइट को बढ़ाएं। डाइट का भी और खाने का मन भी नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स बढ़ा दें। हर जो छोटे छोटा खाना दिन में 6 बार खाएं। 3 मील्स की बजाय हम 6 बार खाना खाएं। हम अपने पास भुने हुए चने, प्रोटीन का सोर्स जैसे पनीर, सोया मिल्क, सोयाबीन और पनीर, चिकन, ग्रिल्ड चिकन, फिश, ग्रिल्ड फिश जिसमें कम तेल हो। कोई परहेज नहीं है डॉक्टरी तौर पे इस बीमारी में। आप जो भी खाना चाहें, साफ सुथरा अच्छा खाना आप खा सकते हैं। और डॉक्टरी तौर पे मेरी तरफ से किसी चीज की मनाही नहीं है, ना दूध की, ना दही की, ना छाछ की, ना लस्सी की। जो भी आप डाइजेस्ट कर पाए वो खाएं, है ना। तो हम बस अपने, अगर हमें लग रहा है कि हमें बहुत थकावट हो रही है, हम नॉर्मल से ज्यादा थके रहते हैं, काम नहीं कर पा रहे, तो अपने डॉक्टर से मिले। वो आपको रीअश्योर करेगा कि इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, आपको बताएगा कि नॉर्मल, धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन ही रास्ता है, और ये वायरल बीमारियों के बाद फटीग होना नॉर्मल है। और डॉक्टर आपको बताएगा कि अपना नॉर्मल रूटीन दोबारा से शुरू करने की कोशिश करें, चाहे उसमें 2 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, बट ट्राई एवरी डे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें। खूब रेस्ट करें, अपने खान पान का ध्यान रखें। कन्वालेसेंट फेज नीड्स एक्स्ट्रा कैलोरीज। हमें कोई भी बीमारी से निकलना हो, टीबी से, टाइफाइड से, कैंसर से, उसमें अच्छे खाने का बहुत रोल है, जिसमें बैलेंस डाइट हो, प्रोटीन रिच डाइट हो, कम तेल हो, कम मिर्च मसाले हो, बट कोई परहेज नहीं हो। पिज्जा खाना चाहें पिज्जा खाएं, नूडल्स खाने नूडल्स खाएं, बट उसमें तेल और मिर्च को कम रखें। कम्युनिटी में अगर आप रहे हैं, घर में रह के आपने कोविड से लड़ा है, तो भी 40% लोगों में डिप्रेशन देखा गया है, 50% में एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर 2 से 5% में, फियर ऑफ कोविड ये सबसे बढ़िया है 20% लोगों में, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, आप लड़ते झगड़ते रहते हैं लोगों से, स्लीप प्रॉब्लम 40 से 60% लोगों में, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन 15 से 25% लोगों में। जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज पेशेंट हैं उनमें तो ये और ज्यादा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फियर ऑफ कोविड 80% में, जिसमें फियर ऑफ कोविड 30% लोगों में। और इस मौके का मैं एक फायदा उठा के आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे हेल्थ केयर में फ्रंट लाइन स्टाफ है, नर्सें, डॉक्टर, वार्ड बॉय, उनमें जो डिप्रेशन का रेट है वो 30 से 50% है। आपको कष्ट में देख के कोई डॉक्टर खुश नहीं होता, कोई नर्स खुश नहीं होती। दे ऑल्सो गेट डिप्रेस, उनको एंजाइटी हो जाती है। 50 से 80% डॉक्टर्स, हेल्थ केयर पर्सन में, उनमें से 50 से 80% लोग कोविड के डर से डरे रहते हैं। उनमें डॉक्टर्स और नर्सेस की बात करी, उनमें रिलेशनशिप डिफिकल्टी, नींद नहीं आना 40% में, स्ट्रेस एंड बर्नआउट 40 to 70%। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ कि प्लीज कोऑपरेट,
with medical people. They are also, they are under more stress than you are. आपका एक मरीज है, हमारे 100-150 पेशेंट. जब मैं पूरे कोविड में राउंड लेती थी तो मेरे 125-150 मरीज थे. सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं राउंड लेती थी और उनके अटेंडेंट से बात करती थी. फिर भी बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, डिससैटिस्फाइड रहते थे. लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे ऐसा हो, बट इससे ज्यादा हेल्थ केयर स्टाफ के भी बस की नहीं है इससे ज्यादा आपको समझाना या बताना या डी डाइमर या सीआरपी एक्सप्लेन करना. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स, नर्सेज और उनकी भी लिमिटेशन है. आप लोग परेशान हैं तो मेडिकल केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स भी खुश नहीं है. ठीक है, हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप माय प्रेजेंटेशन और मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देना चाहूंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन. और बहुत सिंपल था प्रेजेंटेशन. और मेनली जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो भी कोविड से रिकवर हो रहे हैं, मेनली हमने देखा है, आपने जो एक्सप्लेन किया कि मेंटल मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम है, या फिर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, फियर रहता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो आपने कहा कि वो बहुत नॉर्मल है. उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे पौष्टिक खाना हम खा सकते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर सकते हैं. और दूसरा चीज़ें हम रिकवर होने के बाद अगर हम अपने फैमिली मेम्बर से या किसी से घुल मिल पाए, या फिर बातचीत कर पाए, या फिर अपने जो मेंटल हेल्थ अगर डिप्रेस्ड है तो कुछ ऐसा कुछ काम करे जो हमें रिलैक्सेशन फील हो, वो ज़रूर हमें करना चाहिए. ये बहुत अच्छी बात आपने कही है. और दूसरी बात जो बहुत अच्छा लगा कि जो भी हम समझ सकते हैं कि कोई पेशेंट के फैमिली मेंबर्स भी स्ट्रेस्ड होते हैं, पर वो जो है डॉक्टर्स और जो नर्स एंड एडिशनल स्टाफ है उनके साथ भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है. और वो कोऑपरेट करेंगे तो ही आगे साथ मिलकर हम काम करेंगे, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं. अगर हम नहीं कोऑपरेट करेंगे, अगर हम नहीं समझेंगे कि नहीं, डॉक्टर्स भी बहुत मेहनत करे, डॉक्टर्स भी इंसान है, और वो भी हम लोगों से ज़्यादा वो 24 घंटा लगभग काम कर रहे हैं, तो हमें भी कोऑपरेशन करना चाहिए. ये आपने बहुत अच्छी बात की है. अब हम चाहते हैं कि क्वेश्चन जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, उनके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह है, वो डॉक्टर प्रतिभा जी से आप पूछ सकते हो. क्वेश्चंस प्लीज. तो क्वेश्चंस आते रहेंगे. प्रतिभा जी, मेरा एक क्वेश्चन था. तो मेरे एक क्लोज रिलेटिव है जिनको कोविड हुआ था, और उनका शुगर जो था, शुगर हाई था. तो उसके उस कॉम्प्लिकेशन से लेते हुए उसने एडमिट हुए थे, फिर रिकवर भी कर गए. पर अभी जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस ये है कि शुगर जो टेस्ट जब करवा रहे हैं, मॉर्निंग को लो रह रहा है, इवनिंग को फिर हाई हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है. ये क्या नॉर्मल है या फिर इसके बाद ठीक हो जाएगा? एक्चुअली कई लोगों में हिडन डायबिटीज होती है और किसी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में वो सामने आ जाती है. तो बीमारी चाहे वो कोविड हो या कोई और इन्फेक्शन हो, एक स्ट्रेस है बॉडी पे. दूसरा, इस बीमारी में कुछ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी होता है जो शुगर को, अगर हम टेंडेंसी है तो हम डायबिटीज हमारी सामने आ जाती है. तो ये दो कारण होते हैं. विद टाइम, क्योंकि इसमें ईटिंग प्रोफाइल भी आपकी, भूख चली गई, टेस्ट चला गया, खाना पीना आपका नॉर्मल से हट गया, तो उनको कहें कि जो अगर सुबह कितनी कम आ रही है उस हिसाब से सुबह बिस्किट्स या कुछ रखें अपने पास. एंड विद टाइम दिस शुड इम्प्रूव. HbA1c कराएं. अगर रात की शाम की शुगर बहुत ज्यादा है तो हम उनको कुछ दवाई देना चाहेंगे. अगर विद इन रेंज है बट हायर साइड में है तो हम वेट एंड वॉच करना चाहेंगे उसको. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि हम आइका में हम रूरल सेटिंग्स में अगर हम देखा जाए, तो इसमें वेयर एक्सेस टू हेल्थ केयर इज चैलेंजिंग, वो तो है. तो हाउ कैन पोस्ट कोविड रिकवरी बी मैनेज सिंपली एंड एट होम? इट इज वेरी सिंपल. हर दिन अपने आप को थोड़ा चैलेंज करें. कल तक आप लेटे थे तो आज पैर उठा के बैठें. कल तक आप बैठे थे तो आज सहारे से खड़े हो जाएं. एवरी डे गिव चैलेंज योरसेल्फ इन अ वेरी स्मॉल वे. एंड आप बिलीव मी, 2 to 4 weeks में you will be normal. 80% of the people will be normal, back to normal.
So every day give yourself a small challenge. खूब आराम करें, खूब अच्छा खाना खाएं जितना दिल करे, परहेज कोई है नहीं, जो मन करे साफ सुथरा वो बना के खाएं, एंड विद टाइम थिंग्स विल बिकम नॉर्मल. अपने रूटीन में आने की कोशिश करें. पहले हम 12 घंटे आराम कर रहे थे, फिर हम सुबह पहले 6 बजे उठते थे, हम बीमार थे तो हम 8 बजे 9 बजे कैसे भी उठ रहे थे, पर जैसे हमें लगता है कि आज मैं कल से बेटर हूं तो हम 8 से 7:30 बजे उठें, 7:30 से 6 बजे उठें. हम धीरे धीरे अपने रूटीन में आने की कोशिश करें. हम इस दौरान जो ही मैंने कहा कि छोटे मील्स फ्रीक्वेंट टाइम्स पे लें, उनमें हम प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा ज्यादा रखें. हम हेल्दी डाइट खाएं जो स्वादिष्ट भी हो, टेस्टी भी हो. बहुत सारे लोग ब्लैंड डाइट, उनके घर वाले उनको बिल्कुल भी स्वादिष्ट खाना नहीं दे रहे, विच इज रॉन्ग. गिव टेस्टी फूड, जो मन करे. पहले ही स्वाद खराब है और अगर आप उसमें घिया तोरी लौकी खिलाएंगे तो आदमी वैसे ही नहीं खाएगा. तो नॉर्मल खाना दीजिए, कोई परहेज नहीं है जी. जितना खा पाए उतना खिलाइए, पुश मत करिए. अगर डायबिटीज नहीं है तो सब कुछ खा सकते हैं, नहीं तो डायबिटीज का परहेज रखिए. फल सब्जियों को अपने आहार का हिस्सा बनाइए. चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग वाइट्स, चिकन, ग्रिल्ड फिश को खाएं जिसमें कम तेल हो, कम मसाले हो. यही तरीका है. एंड रोज कोई मिराकल एक्सपेक्ट मत करिए. स्लो रिकवरी एवरी डे. 2 वीक्स पोस्ट कोविड यू विल बी फिट टू गो. तो ये रूरल सेटिंग में, ये रूरल और अर्बन यही काम करना है सबने. 100 में से 90 लोगों को यही करना है, इसी में ठीक हो जाएंगे. 10% लोग ही हैं जिनको किसी ना किसी वजह से डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जिनको लंग फाइब्रोसिस ज्यादा है, जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है. उनकी परसेंटेज बहुत कम है जिनको डॉक्टर की जरूरत है. 80 to 90% लोग हेल्दी डाइट, पुशिंग देमसेल्व्स every day to a little extent, monitoring certain factors like fever, oxygen level, monitor करते रहिए. कोई लक्षण आए तो डॉक्टर से मिल लीजिए. और दूसरा है कि कोविड से रिकवर होने के बाद वैक्सीन कब हम ले सकते हैं? 12 हफ्ते के बाद. द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज 12 वीक्स. पहले हम लोग 4 से 6 हफ्ते बाद एडवाइस कर रहे थे, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. बट इन द प्रेजेंट एरिया जब आपको कोविड हुआ है तो आपने नेचुरल इम्यूनिटी गेन कर ली है जो 12 हफ्ते तक आपको साथ देगी. उसके बाद आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो फर्दर 6 से 8 महीने आप बीमारी से बचे रहेंगे. तो आफ्टर 12 वीक्स ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव. नेक्स्ट है कि जब ये व्हेन अ पेशेंट, कैन अ पेशेंट गो आउट पोस्ट ट्रीटमेंट व्हेन ही और शी इज ऑन कोविड ऑन स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स हम यूजुअली 10 से 12 दिन के बाद, स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं रहता है डॉक्टर सोमन, है ना. तो हम स्टेरॉइड्स को कम कर देते हैं या मिनिमम डोजेस में देते हैं. तो स्टेरॉइड्स के साथ बाहर जाने में कोई वो नहीं है, रोक टोक. हमारे तो एस्थमा के पेशेंट, सार्कोइड, कितने लोग सालों साल स्टेरॉइड्स पे होते हैं मिनिमम डोजेस पे. ऐसा थोड़े है कि वो लोग बाहर नहीं जाते या अपना काम नहीं करते या पार्टी में नहीं जाते या लोगों से नहीं मिलते. जो इम्यूनिटी लो होती है वो स्टेरॉइड्स के साथ साथ कोविड के असर से भी होती है, वायरल इलनेस से भी होती है. तो दोनों को मिला के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड वॉशिंग को अभी अगले आने वाले 6 महीने तक किसी ने भी नहीं छोड़ना है. प्रॉब्लम सारी यही होती है, लॉकडाउन खुलते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भूल जाते हैं. इसीलिए सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा बड़ी थी. अब हमारे ही हाथ में है कि हम थर्ड वेव को इतना डेवेस्टेटिंग, तहस नहस वाला ना होने दें. और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फॉलो अप टेस्ट आर एडवाइज्ड पोस्ट कोविड फॉर दोज हु आर रिकवरिंग वेल? If you are recovering well, you are totally asymptomatic. One time CBC, KFT, LFT, and D-dimer CRP are good enough after 2 weeks before you join back work. Okay. Okay. So another question is from Poonam. So her mother is 51 years old and she had COVID last month. Post COVID, she is struggling to get sleep, especially at night. So any suggestion for that? भाई देखिए, अगर वो दिन में सो जा रही हैं तो रात को कैसे नींद आएगी. तो अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग योर रूटीन कम्स. दिन में ना सोएं, दिन में टीवी देखें, गप्पे मारें, बातचीत करें, कुछ रेस्ट कर लें और रात में सोने की कोशिश करें. अगर चिंता या स्ट्रेस के मारे नींद नहीं आ रही तो अपने डॉक्टर से मिलके माइल्ड एंग्जियोलिटिक की दवा की सहारा लें, है ना. और अगर दिन में थोड़ा एक्सरसाइज करें, रिहैबिलिटेट करें, थक जाएंगी तो रात में अपने आप नींद आ जाएगी. सो अगर इसके बावजूद नहीं आ रही, देन मीट योर डॉक्टर एंड टेक मेडिकल हेल्प.
ओके। और एक और क्वेश्चन आया है फ्रॉम डॉक्टर एस.एम. देव, NDRI. So what Right. she is telling is that my close relative died in post-COVID due to pancreatic. Is it common? How to check these Yes. things? Sir, it is very rare complication of COVID. I have treated now more than 5,000 patients of COVID. We have seen acute pancreatitis in not more than 5 to 6 patients out of that, so which makes it 0.1%. But yes, it is a known complication, and things can go wrong if patient goes into these complications. We are sorry to hear about the death of his relative. ओके। दूसरा है कि आफ्टर कोविड के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, पॉजिटिव प्रिकॉशंस? मैं बार बार कहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, घर में पार्टी ना करें, घर में भी अलग अलग परिवारों से लोगों को ना बुलाएं। यू नेवर नो वो कहाँ से आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ अगले 3 से 6 महीने अननेसेसरी मीटिंग पीपल शुड बी अवॉइडेड। ओनली वेरी एसेंशियल कॉन्टैक्ट विल बी मेंटेन, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी लो है। दूसरे लोगों से मिलने से कोविड तो नहीं होगा, बट और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। तो जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी रिगेन ना कर लें, बाहर के आने वाले लोगों से मिलना जुलना मिनिमम रखें। अच्छा डाइट खाएं, टाइम से सोएं, जल्दी से जल्दी अपने रूटीन में आने की कोशिश करें। विटामिन्स आप महीने 1.5 महीने फॉलो कर सकते हैं। कुछ एनर्जी बूस्टर्स होते हैं जो हम एज ए डॉक्टर आपको लिखते हैं, वो डॉक्टरी सलाह से ले सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट का आप सेवन कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने, जब आपका, अगर आप ऑक्सीजन पे नहीं थे तब तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप ऑक्सीजन पे थे तो आप धीरे धीरे अपना वॉकिंग, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन बढ़ा सकते हैं। वंस यू आर आउट ऑफ ऑक्सीजन, तब आप धीरे धीरे वॉकिंग, रनिंग या अपनी जो भी योगा एक्सरसाइजेस हैं वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम श्रेया मजुमदार, for a rural context, can you suggest some simple measures to manage stress and anxiety in recovering patient and caregivers? Since mental health is very aligned concept for most people. You're right. We must share our anxieties and stress with our inner circle. जो भी हमारे क्लोजेस्ट लोग हैं उनसे हमें अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करना चाहिए। हमें अपने आप को छोटा एक्सरसाइज या छोटा जो भी हमारा पसंदीदा काम है उसको थोड़े थोड़े लेवल पे शुरू करना चाहिए। हमें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से डिस्कस करके उनके उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। अगर इसके बाद भी बावजूद बात ना बने तो हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। बहुत मामूली दवाइयों से और बहुत मामूली मेजर से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेशल मेजर्स टू बी टेकन फॉर ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन हु आर कोविड पॉजिटिव? बच्चों में बहुत ज्यादा लक्षण नहीं पाए गए हैं अभी तक। उनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उनको हम कोई एंटी कोविड मेडिसिन नहीं देते हैं। 12 साल से कम बच्चों में रेमडेसिविर टेस्टेड भी नहीं है। तो हम उनको, अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल, जुकाम हो तो एंटीहिस्टामिनिक, सारी सपोर्टिव मेडिसिन। तो बच्चों का कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, और बच्चों को अभी तक तो भगवान की दया से सीवियर सिम्टम वाले बच्चे हमने बहुत कम देखे। और उसकी हम आगे और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपना क्वेश्चंस जो भी है वो पूछ सकते हैं। तो ये कोई एक है कि जब एक पर्सन रिकवर कर रहा है कोविड से, तो कितने दिन के बाद वो अपने काम पे जा सकता है या काम कर सकता है? जब उसको लगे कि वो एनर्जी लेवल नॉर्मल है, वो 8 से 10 घंटे बैठ पा रहा है घर में, तो वो अपना काम पे जाना शुरू कर दे। मेजर क्राइटेरिया ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन कभी भी गिरा ही नहीं 98 से पहले और उसके एनर्जी लेवल 14वें दिन पे नॉर्मल है, तो वो 14वें दिन पे जा सकते। अच्छा। उसको बस उससे दूसरों को फैलने का खतरा नहीं होना चाहिए। तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप पॉजिटिव आने के 14 दिन के बाद बिना बेहिचक काम ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं। ये तो सही है। और कुछ ऐसे जैसे बहुत लोगों के पास कुछ हाई रिस्क वगैरह इश्यूज है, जैसे मैंने कहा था डायबिटिक हो गया या हाइपरटेंशन हो गया,
या जिसका हाइपरटेंशन वगैरह है और वो रिकवर कर रहे हैं, उनका हाइपरटेंशन क्या फ्लक्चुएट करते रहता है या फिर उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट लेना चाहिए? कोविड के दौरान खाना पीना कम हो जाता है, अगर आप सीरियस हैं तो आईसीयू में हैं या हैं, तब बीपी अक्सर फॉल करता है। एक बार आप ठीक होने लगते हैं, रिकवर करने लगते हैं, तो बीपी वापस बढ़ने लगता है। तो हम जब एक बार बीपी बढ़ने लगता है तो भी एडवाइस पेशेंट कि आप अपनी पुरानी अगर बीपी की दवाइयां जो ले रहे थे उनको रीस्टार्ट कर दें। नया हाइपरटेंशन होना बहुत कॉमनली हमने देखा नहीं है। डायबिटीज तो देखा है, बट ऐसा नहीं होता कि पहले बीपी नहीं था और अब कोविड के बाद हो गया। बहुत कम, रेयरली। अगला क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैव रिसेंटली बीन चेंज्ड इन इंडिया, डू यू फील दैट there is now sufficient information to deal with variants of virus that are developing? If we go by the science and the recent guidelines, as a doctor, I'm practicing the guidelines which have come now. I've been practicing them for 1.5 years. So science का जो evidence है वो अब पुख्ता हो गया है, तो guidelines आ गई हैं. But मैं तो as a doctor 1.5 साल पहले भी ये इलाज करी थी अपने मरीजों का. We knew favipiravir is a poor drug. We knew that azithromycin, ivermectin is not useful. So I never prescribed these medicines to any of my patients. सो वो एविडेंस पहले भी कमजोर था. डर है लोगों का, डॉक्टरों का और मरीजों का, कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी दे देते हैं. तो मैंने तो एज ए डॉक्टर, मतलब many doctors like me never prescribed these medicines for past 1 year also. We just prescribed simple doxycycline and other supportive treatment. As a doctor, I minimally use steroids. Still now, I don't use steroids for more than 14 to 20 days in my patients. So we have very less complication of diabetes and mucor in my own patients whom I am treated personally in this institute. So guidelines अब आई हैं, but ये सारी जो evidence है पहले से, बहुत पहले से निकल के आ रहा है. और as a doctor जब हम उनको पढ़ते हैं तो we make it clear in our mind कि किस दवा से फायदा हो रहा है, होने के chances और किससे नहीं है. तो guidelines तो अब बन गई हैं क्योंकि सब लोगों को उस पर common belief हो गया. बट एज अ अवेयर डॉक्टर, आजकल इंटरनेट के जमाने में इंफॉर्मेशन तो बहुत फास्ट स्प्रेड होती है. तो एज एन अवेयर डॉक्टर, जब पिछले जून में हम HIV की मेडिसिन यूज कर रहे थे और हमारे पास कोई दवा नहीं थी, जैसे ही एविडेंस आया हमने जुलाई से उन्हें इस्तेमाल करना बंद कर दिया. तो ये अब आके एविडेंस पुख्ता हो गया है, तो वो ICMR ने गाइडलाइंस निकाल दी कि भाई आप आइवरमेक्टिन भी मत दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन भी मत दीजिए, ये भी मत दीजिए. हम सब लोग ये सब यूज कर करके 2-2, 4-4 हफ्ते छोड़ चुके हैं. तो हमने कभी भी यूज नहीं किया आइवरमेक्टिन या एजिथ्रोमाइसिन. इनिशियली हमने यूज किया नहीं, जब एविडेंस अगेंस्ट आया वी स्टॉप. तो ये सब चीजें, यस वी हैव बेटर नॉलेज अबाउट द डिजीज. वेरिएंट्स का जहां तक सवाल है, अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल मेडिसिन हमारे पास नहीं है. आज भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका मास्क, हैंड वॉशिंग एंड डिस्टेंसिंग अलोंग विद वैक्सीनेशन ही है. तो अगर हमने कोई खतरनाक वेरिएंट को, वैक्सीन लगने के बाद हमें वेरिएंट नहीं हो सकता, इसका कोई वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है. कोई भी कोविड होने के बाद हमें फिर कोविड अगर हो जाता है 4 महीने बाद और वी पिक अप अ डिफरेंट वेरिएंट और उससे जो डैमेज ज्यादा है, तो हमें वो डैमेज झेलनी पड़ेगी. उसके लिए अभी तक मार्केट में, दुनिया में कोई स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. रेमडेसिविर या जो भी आप कहें, सब मॉडरेट डिजीज में इनका अच्छा इफेक्ट पाया गया है. एक बार पेशेंट 50% ऑक्सीजन पे जाने के बाद रेमडेसिविर जादू नहीं करती है. टॉसिलिजुमैब जो है अच्छी दवा है, बट 100 में से 2 मरीजों में ऐसे होते हैं जिनमें मैं टॉसिलिजुमैब यूज करती हूँ, बाकी उसमें उसका कोई इंडिकेशन नहीं होता. तो डॉक्टरी जो हमारी समझ है वो बेटर हुई है बीमारी के, बट अभी भी मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग, जैसे एंटीबायोटिक है वैसे एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मास्किंग, हैंड वॉशिंग एंड एवरीबडी शुड वैक्सीनेट. उसी से हम खतरे को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते. अभी वेरिएंट्स का खतरा हमेशा रहेगा. हमेशा हमारे को वैक्सीन लेने के बाद भी सेकेंड वेरिएंट होने का खतरा हमेशा बना रहे. हमारा अगला क्वेश्चन है सृष्टि वर्मा से, इज ब्रेन फॉगिंग वन ऑफ द सीरियस सिम्टम्स ऑफ पोस्ट कोविड? It is one of the very common symptom. Lack of concentration, loss of memory, poor memory and defogging. It with time, eat healthy food, do exercises,
push yourself every day a little bit, read, challenge your brain by little tricks, puzzles, quizzes, and you get back to normal. And one more question from Anupama Mukherjee. After how many days a person can freely mix and enjoy with family members? जिस दिन आप पॉजिटिव आए उसके 14 से 17 दिन के बाद, अगर 14 दिन पे ठीक है, 14 दिन के बाद फैमिली मेंबर से मिले, थोड़े से ज्यादा बीमार है तो 17 दिन के बाद, टेस्ट नेगेटिव आने के बाद तभी मिले? नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है। पहली डेट पॉजिटिव से 14 दिन के बाद फील फ्री, आपसे किसी और को बीमारी होने का खतरा 0.1% से भी कम है, तो 14 दिन के बाद यू कैन बी विद योर फैमिली। Somin, just a second. Dr. Pratibha, there is a question from Sushil. He would like to ask it directly. Okay, please. Mr. Sushil, if you can just... हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सुशील बोल रहा हूँ। हाँ जी सुशील। मेरे मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं देखा है जिन लोगों को, पर ऐसा कोई खास ब्लड ग्रुप है क्या जिनको ये कोविड ज्यादा होता है? ऐसा कोई विशेष नहीं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि किसी एक ग्रुप में ज्यादा हो रहा है। ऐसा बोला जा रहा था कि ओ पॉजिटिव में कम हो रहा है, बट उसका भी कोई लार्ज स्टडीज नहीं है। हाँ, और ये जो लोग लीकर लेते हैं उनको ट्रीटमेंट ज्यादा होने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस हैं, और जो रेगुलर लेते हैं उनको कम होने के, और कोविड हो भी ज्यादा होने के ही चांसेस हैं, कम होने के भी चांसेस। ऐसे कोई रिसर्च वर्क है कि हम लोग जस्ट अवेयरनेस के लिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, हम अवेयरनेस के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे। रेगुलर इंटेक ऑफ अल्कोहल डैमेजेस योर लिवर स्लोली, मेक्स योर इम्यूनिटी लो, so there are more chances of getting COVID rather than less chances. So people who are taking regular intake more than the permitted limit of alcohol are more susceptible to COVID rather than less susceptible. Okay, thank you. Thank you. So I think Mr. Sushil ji जानना चाह रहे थे कि how much drinking is allowed. Yes. I'm sorry, I can't support your view. So one more question is, what would be a good medical kit for COVID contain for distribution among rural communities? COVID kit you want to say? Yeah, if you want to distribute among to the sufferer who are diagnosed patient or who are undiagnosed, but to everybody, or to the patient who was detected to be COVID, or as a precaution, as a precaution. Look, every family should be given a thermometer and a pulse oximeter. So one family, one thermometer, one pulse oximeter is good enough. Along with, we can give vitamin C and B complex supplements. 4 things from my side, and information about healthy diet and safety measures like distancing, masking, and hand wash. That's all. Yeah. And any medicine like paracetamol or something? Paracetamol everybody knows. अगर बुखार आता है तो लेना है, उसकी precautionary जरूरत नहीं है। Attention please. Time for hand wash. And next question is corona vaccine generate antibody only for 6 to 9 months? What is the safe antibody level? As of now, the evidence is for 6 to 9 months only. After that, a booster dose may be required, but the science is as not yet certain about it. So probably in due course of time, we will know the timing of booster dose. Like a flu shot, which we give every year, we might have to take COVID vaccine every year. Okay. And the question that I asked previously regarding the medical kit, so it is for both as a general creating for a general people, as well as the person who is detected COVID positive, or a person who has recovered. Any medical kit that we can suggest? Look, what I suggested was for general people. Yeah. But somebody who is suffering from COVID will need special medicine, and might need oxygen support, might need steroids, might need regular paracetamol, might need a broad spectrum antibiotic. So once people suffer, they should report that we are positive, so that a special kit can be given to them. Post-COVID patients should be given protein-rich diet. So you can add a protein supplement like Cabi Pro HP high protein powder can be added, which they can take morning and evening with their diet. They can be given pamphlets about the
diet, protein rich diet. So you can take an advice from a dietitian who can make a post-COVID recovery meal suggestions. I can do that, but this is beyond the scope of this webinar. But you can take help from a dietitian who can give you options in breakfast, lunch, and dinner, and in between meals, snacks, which are rich in protein. If we have any other questions, because we are just. I think I need to go. I need to take my runs. So last question, any heart-related issue post-COVID? Very rarely people can have acute heart attack. People can have weakening of heart muscles. We are regularly seeing these patients, though the number is very less. So do not get stigmatized or scared by it. The chances are very low. But if you have breathlessness suddenly coming to you out of proportion, must meet your doctor and get an echo done. If you have severe chest pain, get an echo done, right? Yeah. Okay. Thank you so much for your session. And I want to know how many people joined it. I want to know how many positive changes I made in how many lives. It's more than 25 people. So 23 families at least will be benefited. Families. Yes, obviously. And the question answer, we were able to get a clear view of the post-COVID precautions that we need to take. And we need to be positive first or foremost, even if we don't have COVID, or if we had COVID. And we should keep, we shouldn't stress that much. And let's hope that we'll all fight positively. Yes, Soman. Okay, bye-bye. Thank you so much, Pratibha ji. Thank you. Thank you, My everyone. pleasure. Thank you.